हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आजकल पीएसयू स्टॉक्स के बहुत चर्चे हैं और चर्चे हो भी क्यों ना। देखिए किस तरीके के रिटर्न्स हमें यहां देखने को मिल रहा है। एमआरपीएल 400% रिटर्न एक साल में, आईटीआई एक साल में 235% रिटर्न, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक साल में 250% रिटर्न, एमएमटीसी 161% रिटर्न, पीएचईएल 226% रिटर्न और आरईसी 300% रिटर्न्स। तो आप देखिए किसने सोचा था कि इस तरीके से पीएसयू रिटर्न्स, जिसे हम लोग थकेला और बुझेले स्टॉक्स कहते थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, वो इस तरीके से रिटर्न्स देंगे और सबको चौंका देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये इतनी ज़्यादा रैली क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे फंडामेंटल्स एक बड़ी वजह है, या ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि डाइवेस्टमेंट के थीम पे या कभी ना कभी जाके इन कंपनीज को बेच दिया जाएगा किसी प्राइवेट ओनर को, इसलिए हो रही हैं? या फिर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इसमें किसी तरीके का प्राइस रिगिंग या मैनिपुलेशन या ऑपरेटर एक्टिविटी हो रही है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस चैनल में आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सारे समझदार और मैच्योर्ड व्यूअर्स हैं, तो हम कभी भी जो इस तरीके की हवा में बातें नहीं करते हैं। मैं हमेशा डेटा के साथ आपके पास आता हूं और डेटा के साथ जो भी मुझे कहना होता है वो मैं कहता हूं। तो आज भी मैं काफ़ी सारा डेटा लेकर आया हूं और वो डेटा देखकर आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि पीएसयू स्टॉक्स में क्या हो रहा है, और आप ये भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या मुझे उसमें इस वक्त एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले जो टॉप के पीएसयूज हैं उनका एक परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इसमें मैंने ज़्यादातर छोटे बड़े सभी पीएसयूज को इंक्लूड किया है। हाँ, कुछ जो लीडिंग बैंक्स जैसे कि एसबीआई वगैरह मैंने इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर जो पीएसयू के स्टॉक्स हैं इसमें बैंक्स भी हैं, उन सबको मैंने इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों पर ज़रा गौर करते हैं। सबसे पहले आप इस पोर्शन को देखिए, पब्लिक फ्लोट, यानी कि कितनी शेयर्स पब्लिक के हैंड में है जिसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में रूल है कि कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है उसकी 25% पब्लिक फ्लोट होनी चाहिए, यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। पीएसयूज़ के केस में इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन है और काफ़ी सारे पीएसयूज़ को ये छूट है कि वो उतनी ज़्यादा 25% से कम भी पब्लिक फ्लोट रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इन जो स्टॉक्स को देखिए, जो टॉप के जो रिटर्न्स है, मैंने इसको कितने रिटर्न एक साल में आए हैं उससे मैंने आपको सॉर्ट कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक में आया है जो है मैंगलोर रिफाइनरी 416%, और फिर आप देखिए 300%, 235%, इस तरीके से मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि ईयरली रिटर्न डिक्रीजिंग में आपको प्रेजेंट किया है। अब आप देखिए जो टॉप के जितने भी पीएसयूज हैं, ज़्यादातर उसमें से देखिए आप एक खास चीज़ देखिए, सबका प्री फ्लोट कितना कम है। जो फ्री फ्लोट है या पब्लिक फ्लोट है, जो पब्लिक के हाथ में जो शेयर है, वो कितना कम है। यहाँ पर देखिए 11%, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 1%। ये जो स्टॉक है KIOCL, 1% शेयर ही पब्लिक के हाथ में है। 1.75%, 4.6%, 13%, 24%। ये LIC है, LIC ऑफ इंडिया 2%। तो ये तो बड़ा स्टॉक है। तो कितने कम जो शेयर होल्डिंग पब्लिक के हाथ में है, पहली चीज़ तो इस चीज़ को आप नोट करिए। दूसरी चीज़ आप देखिए, आप यहाँ पे जो इसका कितने वैल्यू में ट्रेड होता है वो आप देखिए। जो टोटल टर्नओवर जिसे हम कहते हैं, डेली टर्नओवर, उसको ज़रा गौर करिए। कितने सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका 500 करोड़ से कम का टर्नओवर डेली है। वैल्यू इन करोड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है और ये फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो फ्लोट हैं वो कम है, और कितना उस पर एक्टिविटी हुई डेली की वो भी काफ़ी कम है। तो इससे क्या होता है, इससे कैसे, इसका प्राइस से क्या कनेक्शन है, इसको समझते हैं। तो देखिए आप इस चीज़ पे गौर करिए, इसका टोटल टर्नओवर 17 करोड़ है दिन का। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑपरेटर या बड़ा प्लेयर
जिसके पास पैसे हैं, अगर उस पर ये खरीदारी करेगा तो प्राइस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और आज की डेट में जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब कम पैसे से आप ज़्यादा शेयर्स को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए आप कि चूंकि फ्री फ्लोट कम है, अब अगर मान लीजिए मैंने काफ़ी सारे शेयर्स खरीद के रख लिए तो और जो है मार्केट में उसकी कमी हो गई, तो जब कोई भी उस पर बाइंग एक्टिविटी होगी तो शेयर और भी शार्पली जो है राइज करेगा। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से, और सीधे से देखिए मैं आपके हाथ कनेक्शन दिखा दिया, जो टॉप के रिटर्न्स वाले हैं उन सब का वॉल्यूम देखिए कम है, उनका फ्री फ्लोट ज़्यादातर तक का कम है, और इसी वजह से इतने शानदार रिटर्न्स हमें देखने को आ रहे हैं। और जैसे जैसे उनका फ्री फ्लोट जब ज़्यादा 25% से ज़्यादा हो जाता है, और आप देखिए जहाँ पे आपके जो ट्रेडिंग टर्नओवर ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। तो एक तो ये हमें क्या बताता है कि प्राइस कि में जो इतनी शार्प मूवमेंट हो रही है, तो ये एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या यहाँ पे प्राइस की रिगिंग हो रही है। मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन जितना भी मार्केट को मैंने स्टडी किया है मुझे पता है कि जहाँ पर भी वॉल्यूम टर्नओवर कम होता है वहाँ पे प्राइस रिगिंग, प्राइस मैनिपुलेशन, ऑपरेटर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, अगर आप मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर की कोई भी बड़ी किताब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली ये चीज़ें मेंशन्ड रहती हैं, और ये सिर्फ हमारे मार्केट में ही नहीं सभी मार्केट में होता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती हुई दिख रही है, जिसका असर हमें प्राइजेस में दिख रहा है, और इस तरीके से प्राइजेस स्ट्रांगली राइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जिस पे लोग ये कहते हैं कि क्या पीएसयूज़ पे काफ़ी ज़्यादा उनके फंडामेंटल्स पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव हुए हैं, इसमें कुछ तो ट्रूथ है और कुछ पार्शियल ट्रूथ है। देखिए, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो काफ़ी पैरामीटर्स पर फंडामेंटल्स को स्टडी किया जाता है। उसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उनकी रेवेन्यू ग्रोथ। अगर हम इंडिया के टॉप पीएसयू बैंक्स की बात करें, एसबीआई की, तो वहाँ पे उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट को काफ़ी हद तक मिस किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेवेन्यू फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि काफ़ी पैरामीटर्स उनके इम्प्रूव हुए हैं। जो रिटर्न्स के खास करके पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। तो उसकी क्या वजह है? क्या किसी तरीके की फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं? ऑफ कोर्स उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है अपने आप को इम्प्रूव करने का, प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करने का, लेकिन फ़िलहाल अगर हम मेन रीज़न देखें जिसकी वजह से उनके फंडामेंटल्स थोड़े इम्प्रूव्ड होते हुए दिख रहे हैं, वो क्या है? वो है एक खास चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, वो है केपेक्स। तो केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम खर्चे करते हैं अपने इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए या इकॉनमी को ग्रो करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं उसे केपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, ये जो वॉयलेट लाइन है ये गवर्नमेंट की केपेक्स है। तो गवर्नमेंट का केपेक्स आप देखिए क्लियरली बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन पीएसयूज़ का केपेक्स घटता हुआ दिख रहा है। और ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, उन पे भी उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का केपेक्स बढ़ा है, पीएसयूज़ का केपेक्स घटा है। तो पीएसयूज़ अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो खर्चे करते थे वो नहीं कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो गवर्नमेंट के पास एज ए डिविडेंड जा रहा है, और वो डिविडेंड को गवर्नमेंट यूज़ कर रही है केपेक्स में। तो जीडीपी अगर हम इस बार के बजट में देखें, जो केपेक्स एक्सपेंडिचर का जो ग्रोथ दिखाया गया है, बट उसमें बढ़ोतरी दिखाई गई है। दरअसल वो देखिए तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि काफ़ी ज़्यादा केपेक्स हो रहा है, लेकिन वो पीएसयूज़ के केपेक्स से कट करके किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने पीएसयूज़ से डिविडेंड लेकर अपने ट्रेजरी में रखा और फिर उस पैसे से केपेक्स किया। तो जो नेट केपेक्स जो ये देखिए 3.8, मतलब पीएसयूज़ और गवर्नमेंट को अगर हम मिला दें तो वहाँ पर एक्चुअली फॉल है, प्री कोविड लेवल से फॉल है। लेकिन गवर्नमेंट का अगर डेटा देखेंगे तो आपको राइज दिखेगा। तो अब इसका पीएसयू स्टॉक से क्या कनेक्शन है? दो कनेक्शन है। पहला ये कि
गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ा रही है तो उसका फ़ायदा PSUs को होगा, एक ये थ्योरी है। दूसरी ये कि जब PSUs एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, कैपेक्स हो चाहे कोई भी हो, तो उनके रिटर्न रेशियोज इम्प्रूव हो जाएंगे, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है कि बिकॉज ऑफ PSUs के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक डाउट की स्थिति बनी हुई है। तो अभी इस वक्त हम क्या माने, क्या हमें PSU बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर तो हम इस एक स्पेकुलेटिव नैरेटिव पे बिलीव करते हैं कि देयर इज़ गोइंग टू बी डाइवेस्टमेंट और समडे दोज कंपनीज विल गेट सोल्ड, अगर वो एक स्पेकुलेटिव नैरेटिव में बिलीव करते हैं तो वो एक अलग बात है। वो होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, मेरे पास इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स के बेसिस पर करना चाहते हैं, वैल्यूएशंस के बेसिस पे करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। और हम ऐसा नहीं है कि किसी भी PSU स्टॉक्स को यहाँ से उठाकर हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि उनके रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और दूसरा उनकी वैल्यूएशंस पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक अपना एग्जांपल आपको साथ शेयर करता हूँ। जब 2021 में हमने अपने पोर्टफोलियो को शेयर किया था, उसमें हमने कई PSUs के स्टॉक्स ऐड किए थे, जिस वक्त कोई PSUs की बात नहीं करता था, एंड उसमें से काफ़ी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और उसको पिक करने का रीज़न क्या था कि वैल्यूएशंस रीजनेबल थे, उनके जो रेवेन्यूज़ थे वो स्लो एंड स्टेडी तरीके से ग्रो कर रहे थे, रिस्क कम थे, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे। और जब उसका फ़ायदा जब एक मार्केट में रैली आई और PSUs में रैली आई तो उसका हमें देखने को मिला। तो हमें वही जो अप्रोच रखना है, वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। जस्ट बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग PSU रैली गोइंग ऑन, हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी PSU स्टॉक को पिक कर लेना है और उसमें पैसे लगा देने हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये जो रैली हो रही है इस पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। और जस्ट बिकॉज हर दिन हर महीने PSU स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, हमें उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही हैंड पिक करके, चेरी पिक करके, और उनके खास करके रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर और प्रॉफिट ग्रोथ को देखकर ही हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ ही हमें वैल्यूएशंस फ्रंट पे भी एक नज़र बना के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी PSU बैंक्स की एक एनालिसिस। तो एनालिसिस कैसे लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।